हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो भी डेटा है या इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, तारीख 20/9/2020 को हुआ था, तो उसी का ये पेपर जो है मैं लेकर के आया हुआ हूँ। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रीवियस ईयर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना होगा। तो इस कड़ी में ये पहला लेक्चर है और इसके साथ जो है धीरे धीरे और भी इस तरह के लेक्चर मैं आगे लेकर के आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। साथ ही मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिंग जज आर अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, जो एक्टिंग जज हैं, आर्टिकल 223 में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 223 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट व्हेन एवर द चीफ जस्टिस, यानी कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अब्सेंस है या अनेबल है कि वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक चीफ जस्टिस या अन्य किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। और अन्य किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 224 के आधार पर होती है, जबकि चीफ जस्टिस की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 223 के आधार पर होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका। अब आगे देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। जैसे दिया गया है, पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 का में है, सहकारी समितियां भाग 9 खा में है, अधिकरण भाग 14 में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकरण भाग कितने में है, भाग एक्स यानी कि 10 में है। रोमन लेटर लिखे हुए हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पंचायत पार्ट 9, द म्यूनसिपैलिटीज पार्ट 9A, दी कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B और ट्रिब्यूनल जो है पार्ट 10। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, या 12 भाग दिए गए हैं, 22 भाग दिए गए हैं सॉरी, और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो इसमें जो है ये बताना है कि कौन सा इसमें भाग क्या है सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको कि देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल संविधान में कितने हैं, 22 भाग हैं। तो उन 22 भाग को देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो उससे क्या होगा, एक क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे आर्टिकल 1 की बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक जो है भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 5 में है, 4 का में है सॉरी। और संघ की बात की जाए तो भाग 5 में है और राज्य की बात की जाए तो भाग 6 में है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर मैंने दे रखा है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर और आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भाग 9 की बात की जा रही है और इसमें कहा गया है कि भाग 9 में क्या है, पंचायत है। तो देखिए, भाग 9 में क्या दिया गया है, पंचायत दिया गया है, जिसका आर्टिकल जो है 243 से लेकर के 243 का से लेकर के अड़ा तक है। ठीक है, साथ ही अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखें, इसमें तो नगर पालिका की बात की गई है और नगर पालिका भाग 9 का में इसमें बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, नगर पालिका जो है 9 का में ही दिया गया है और ये 243 ता से लेकर के 243 या तक है। ठीक है, साथ ही इसके तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया था सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां जो है भाग 9 खा में मेंशन है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए, इस डेटा के अनुसार 9 खा में ही क्या है, सहकारी समितियां हैं जो 243 या जा से लेकर के 243 या ना तक हैं। ठीक है, तो यानी कि अभी तक जो भी हमने 3 ऑप्शन देखे वो 3 ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अधिकरण, और इसमें कहा गया है कि ये भाग
10 में है। जबकि अगर एक्चुअल बात की जाए तो अधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, वो 14 का में मेंशन है, यानी 14 का में मेंशन किया गया है, जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 223 323 का से लेकर के 323 खा तक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत कहा जा रहा है कि आर्टिकल 17 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये आर्टिकल 23 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 23 में है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, और ये इंग्लिश में भी मेंशन है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 17 की बात की जाए यदि, तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने का या अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास करना वर्जित है। ठीक है, और कोई भी यदि डिसेबिलिटी या अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है तो उसे कानूनन दंडनीय अपराध दिया जाएगा या अपराध करार दिया जाएगा। ठीक है, यह कानूनन जो है दंडनीय अपराध भी है। राइट, तो ये आर्टिकल 17 में जो मेंशन किया गया है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। राइट, अब आगे देखते हैं गिरफ्तारी का एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में कहा गया है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ह्यूमन को जो फोर्स लेबर वाला वर्क है, तो मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम यदि आप उसको फोर्स लेबर के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और इसका उपबंध कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। यानी कि जो इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण, ये आर्टिकल 23 में नहीं मेंशन है। ठीक है, ये आर्टिकल 22 में मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए यदि, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 25 में ये कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका आचरण और उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। राइट, ये आर्टिकल 25 से 28 में 25 में मेंशन किया गया है, और 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। ठीक है, साथ ही हम लोग इसके ऑप्शन 4 की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें, तो इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो कि यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 में देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है यह अधिकार प्रदान करता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा। यानी कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप एडमिशन लेने के लिए आपको नकारा नहीं जाएगा। किस आधार पर नहीं नकारा जाएगा, धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी, यानी कि जिसमें स्टेट फंडिंग होती होगी, वहाँ पर आपको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। बाकी तीनों क्या हैं, सही हैं। अनुच्छेद 17, 25 और 29 तीनों सही हैं। आपका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण, ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि WTO के अंतर्गत सहकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच इज पेड डायरेक्टली टू द फार्मर अंडर WTO इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, येलो बॉक्स सब्सिडी, पिंक बॉक्स सब्सिडी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट MSP प्रोवाइड कराती है, मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, एवं बाजार मूल्य के अंतर को, यानी कि मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होता है, तो WTO क्या करती है, उसको एक विशेष रूप से पे करती है। तो उसके लिए क्या नाम दिया गया है, तो देखिए ब्लू बॉक्स कृषि का विश्व व्यापार के संगठन के समझौते के तहत घरेलू समर्थन, ये सब्सिडी की एक श्रेणी को संदर्भित करता है। यानी कि ब्लू बॉक्स कृषि जो है, इसका पहली बात तो सही आंसर यही है कि ब्लू बॉक्स
जो पहला इसमें ऑप्शन है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, यही इसका आंसर सही है। लेकिन ये है वो क्या, उसको भी समझ लीजिए। ब्लू बॉक्स सपोर्ट वे सब्सिडी होती हैं जो कार्यक्रम ऐसे मतलब प्रोग्राम से जुड़ी होती हैं जो उत्पादन कोटा लगाकर उत्पादन को सीमित करती हैं, यानी कि उसमें एक कोटा लगा दिया जाता है जिससे क्या है उस मात्रा से वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन ना किया जा सके, या अगर किसानों को ऐसा करना भी है तो उसके लिए उन्हें अलग ज़मीन लेकर के उनको इस तरह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। कंसीडर द फॉलोइंग मेजर दैट आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। पहला है इंक्रीज बैंक रेट, यानी कि बैंक दर में वृद्धि करके, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। ठीक है, मैं एक बार इनको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। ठीक है, आपको इसमें ये बताना है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इन्फ्लेशन को यानी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल करती है ताकि लिक्विडिटी को कम किया जा सके या मुद्रास्फीति को कम किया जा सके। ठीक है, तो आइए इसके आंसर देखते हैं। बैंक दर क्या है, पहली बात तो ये आता है, इसमें ऑप्शन दिया गया है बैंक दर। तो देखिए बैंक दर एक ऐसी दर होती है, ऐसा ब्याज दर होता है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक बहुत कम अवधि के लिए या हो सकता है कि 1 डे के लिए भी क्या देता है, ऋण देता है। ठीक है, और जिस दर पर यह केंद्रीय बैंक अपने यहाँ के रिजर्व बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, और इसे रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं। और बैंक रेट की करंट में बात की जाए तो ये 5.15% है, जिस पर कोई सेंट्रल बैंक जो है अपने यहाँ के कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है, उसको ही बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ का, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। तो पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि रिजर्व रेशियो एसएलआर है क्या या सीआरआर है क्या। कैश रिजर्व रेशियो की बात की है मैंने, सीआरआर की। तो देखिए सीआरआर है क्या, भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि या कुछ परसेंटेज जो है रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना होता है। ठीक है, यानी कि जो भी उनके पास जमा राशि होती है उसका कुछ परसेंटेज उनको कैश के रूप में रखना होता है, और उनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत ही नगद आरक्षित अनुपात या सीआरआर के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं कि जो ऐसा कैश जो रिजर्व कर दिया गया है सेंट्रल बैंक के पास में, उसी को क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यह जो नगद राशि होती है या तो बैंक के पास में तिजोरी में रखी होती है या इसको आरबीआई के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, और कितना है, तो अगर वर्तमान में बात करें तो सीआरआर रेट जो है 4.5%, यानी जितना बैंक के पास होगा टोटल रुपया उसका 4.5% जो है उनको या तो आरबीआई को भेजना होगा या अपने पास तिजोरी में अलग से रखना होगा। इसे क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, इसको करके भी जो है क्या किया जा सकता है कि हम जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या बैंक जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो देख लेते हैं कि एसएलआर है क्या। तो मैं एसएलआर का भी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है इसका कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि जो जमा का एक प्रतिशत है, यानी कि जो भी बैंक में जमा होता है उसका एक प्रतिशत है, जिसे देश के सभी कॉमर्शियल बैंक को बनाए रखना आवश्यक है, यानी उनके पास इतना होना ही चाहिए रुपया। वाणिज्यिक बैंक अपने एसएलआर को सोने, तरल नकदी किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास इतना रुपया होना ही चाहिए, या जो भी परसेंटेज दिया गया है। जैसे वर्तमान में बात की जाए तो करंट एसएलआर रेट जो है वो करीब 18% है। तो 18% की या तो उनके पास नकदी हो
या सोने के रूप में हो या किसी भी उन्होंने अदर बैंक की या कोई और ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रखी हो जिसका टोटल वेट जो है वो करंट जो उनका अमाउंट है उसका 18% होना चाहिए। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि SLR का मतलब होता है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए, वो सोने के रूप में हो, तरल नकदी के रूप में हो यानी कैश हो, या किसी भी प्रकार की प्रतिभूति के रूप में हो कि वो जो जितना टोटल कैश है उसका लगभग 18% होनी चाहिए। ये करंट क्या है, SLR रेट दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले ऑप्शन में दिया गया है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। अभी जस्ट मैंने पीछे मेंशन किया कि प्रतिभूतियाँ यानी कि सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें क्रय लिखा हुआ है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहा जा रहा है कि ये भी क्या है, एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयोग है। यह मुद्रास्फीति को प्रयोग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, आइए देख लेते हैं कि जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये अल्पकालिक या दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों तरह की होती हैं। अब इसमें क्या है कि आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय के लिए भी मैच्योरिटी वाली प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेजरी बिल किन्हें कहते हैं। तो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं और जिनकी अवधि 1 साल से कम की होती है, उन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है और इनको वर्तमान में 3 रुपये में जारी किया जाता है, यानी कि 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन की बात करें यदि, तो इसमें कहा गया था कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, लेकिन एक्चुअल इसको देखा जाए तो इसका सही फॉर्मूला क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए किया जाता है, ना कि क्रय के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है इसमें, यानी सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं विक्रय होना चाहिए यहाँ पर, तब ये चारों इसमें आती। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। तो इसका बी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए भी फ्रेम किया हुआ है और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आंसर मैं कवर करूँगा। ठीक है, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।